नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 9वीं की गणित पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, रियल नंबर हम लोग किसको बोल सकते हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे जिस संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वैसा संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सभी संख्या आ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब प्रश्न को हम लोग करेंगे। क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय सभी संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो जाहिर सा बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सत्य है, कथन सत्य है। क्योंकि कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं आती है, सभी संख्याएं आती है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम लोग अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बी नंबर में हम लोगों को संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, m के क्या है, प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या को बोलते हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और लेकिन हम लोगों को क्या बोल रहा है, संख्या रेखा में दर्शाने बोल रहा है। तो संख्या रेखा में 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है। अब रूट का बात कर रहा है तो इसके अंदर रूट, इसके अंदर रूट, इसके अंदर रूट, इसके अंदर रूट, इसके अंदर रूट। तो √m क्या सभी प्राकृतिक संख्या ही होता है। देखिए प्राकृतिक संख्या तो होता ही होता है, साथ में पूर्ण संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। हम लोग क्या बोलेंगे, असत्य है। क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं असत्य है। हम लोग इसका आंसर लिखेंगे असत्य है, असत्य है। क्योंकि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है। एक बार रिकॉल करते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोगों का क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक बिंदु, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या सभी आती है। और प्रश्न में बोल रहा है सिर्फ प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो प्राकृतिक से पहले क्या होगा, पूर्ण भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, असत्य बोल सकते हैं।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, पूर्ण हो, प्राकृतिक हो, सभी संख्याओं के मिला हुआ रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, तो असत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या सिर्फ √2, √3, √5 के फॉर्म में होगा, रूट के फॉर्म में होगा अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या में 2 भी आएगा, 0 भी आएगा, ये सभी संख्याएं आएगा। तो 2 अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य कथन है, असत्य है। क्योंकि उदाहरणार्थ, क्योंकि हम लोग उदाहरण के रूप में क्या ले लेते हैं, उदाहरण के रूप में 2 लेने पर यह एक क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं है, किंतु अपरिमेय नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, हम लोग रिकॉल करते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोगों का जो कथन है वो क्या है, असत्य है, क्योंकि 2 भी क्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, जबकि 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर 2 अपरिमेय संख्या होता तो हम लोग क्या कह सकते थे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग क्या जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना। वर्गमूल मतलब इसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसके अंदर भी रूट लगा हुआ है, इसके अंदर भी रूट लगा हुआ है, इसके अंदर भी रूट, 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 इसके अंदर भी रूट। ये प्रश्न है। अब क्या बोल रहा है कि ये सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, रूट एक का हम लोग गुणनखंडन कर सकते हैं। तो देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 लिखेंगे रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, और 1 बाहर आ जाएगा, और 1 के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जबकि रूट 1 क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक परिमेय हो जाएगा। तो हम लोगों का यह कथन तो क्या हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है, कथन गलत साबित हो जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे रूट 2 का गुणनखंडन नहीं हो सकता है, तो रूट 2 तो 2 ही रहेगा। रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 3 का भी गुणनखंडन नहीं कर सकते हैं, तो रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए रूट 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं। रूट 4 को हम लोग रूट 2 गुना 2 लिखेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह रूट 5 को लिखे तो रूट 5 भी क्या है हम लोगों का, अपरिमेय संख्या। रूट 6 भी अपरिमेय संख्या, रूट 7 भी अपरिमेय संख्या, रूट 8 भी अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर हो जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कुछ धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं तो कुछ धनात्मक पूर्णांक में हम लोगों को कुछ अपरिमेय संख्या भी मिलता है और परिमेय संख्या भी मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो ये असत्य है। क्या है, असत्य। हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य है, असत्य है। उसके बाद यदि आपका उत्तर नहीं है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो हम लोग उदाहरण के रूप में क्या देंगे, तो हम लोग उदाहरण देंगे, उदाहरण 1, रूट 4, रूट 9। 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2, रूट 1 को अगर बाहर निकालेंगे तो 1, 9 को अगर बाहर निकालेंगे तो 3। अगर इनको बाहर निकालते हैं, इनका वर्गमूल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो इस तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, जबकि कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय भी होता है और कुछ का अपरिमेय भी होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न
तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हम लोगों को क्या करना है? संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। तो संख्या रेखा को संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस में लगता है? समकोण त्रिभुज पे लगता है। किस में लगता है? समकोण त्रिभुज पे। अगर हम लोगों का ये एक समकोण त्रिभुज है जहां पे यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या बोलते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस त्रिभुज पर लगता है? तो समकोण त्रिभुज पर लगता है। अब हम लोग मान लेते हैं हमारा जो लंब है वो कितना है? 1 मीटर है, और आधार है वो कितना है? 2 मीटर है। 1 और 2 है, 1 और 2 मान लेते हैं तो हम लोग कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4 प्लस 1 1 का 1। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या देखने के लिए मिला हम लोगों को? 4 और 1 5। ये स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला? कर्ण बराबर हम लोगों को देखने के लिए मिला √5। क्या मिला? √5। यही √5 को क्या करना है? हम लोगों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं? एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या माने? 0। यहाँ पे क्या माने? 1। यहाँ पे 2। यहाँ पे कुछ आगे 0 से 2 के तक का जो लाइन है वो लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं? थोड़ा डार्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे? थोड़ा डार्क कर लेंगे। और 2 पर हम लोग क्या करते हैं? एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। अगर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना नहीं आता है तो एक सीधा सा रेखा खींचिए और यहाँ पे डंडा बैठा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ से 0 से इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 2। और यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं कर्ण कितना हो जाएगा? √5। कर्ण कितना हो जाएगा हम लोगों का? √5। देखिए ये √5 यहाँ है। अगर इसको हम लोग ऊपर चाहे ऐसे बढ़ाएं चाहे ऐसे बढ़ाएं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको डैश डैश करके नीचे तक बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं? डैश डैश करके नीचे तक बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोगों का रेखा है वही रेखा क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? बिंदु P मान लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो बिंदु P है वो क्या है? √5 है। बिंदु P है वो क्या है? वह √5 है। वह √5 है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।